ठीक है, क्लियर है? देखिए अभी हम लोग थोड़ा सा स्लो चल रहे हैं, ठीक है। स्लो से मेरा मतलब ये है कि धीरे धीरे कॉन्सेप्ट गेन कर रहे हैं। पॉलिटी का जो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन है वो है आपका फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज तक। तो यहाँ तक ना अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्डअप है तो इसके बाद एकदम फ्री फ्लो में चलता है। मतलब इसलिए मैं ज़्यादा टाइम जो देता हूँ यूजुअली जब मैं क्लासेस लेता हूँ तो मैं कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग पे बात करता हूँ। कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ फैक्ट्स बता दिया। UPSC is not just about facts, it's about knowing things. No, it is about knowing the whys. Whys कि ऐसा क्यों है, मतलब what और how। स्टेट PCS किसी भी चीज का प्रीएम्बल क्या है, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ये क्या है, सेक्युलरिज्म क्या है, ये सारी चीजें स्टेट PCS। UPSC ये प्लस वाई, कोई भी चीज है तो वो क्यों है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ तो क्यों हो रहा है, फंडामेंटल राइट इंपैक्ट हो रहा है तो डीपीएसपी के कॉस्ट पर क्यों है, इसका क्या जजमेंट है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। प्रीएम्बल है तो क्यों है, वहीं पर क्यों है जहां पर है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसका क्या इवोल्यूशन हुआ है। तो ये सब समझने के लिए वी नीड सम टाइम बिकॉज यू now I can sense that some of you are having a good understanding already comparatively, but there might be few people who might not be on the same position that as you are। तो हम लोग थोड़ा सा ना धीरे धीरे चल रहे हैं। एक बार जैसे आपका 5 क्लास 6 क्लास होगा then you will find that you are placed very well to tackle most of the questions of UPSC। और हमें UPSC के questions को tackle करना है। Precisely why I am being very conscious when I'm talking about the historical context, preamble के बारे में आपको बता रहा हूँ या तो बता रहा हूँ कि कैसे है क्यों है। तो थोड़ा सा टाइम इसमें हम लोग ज़्यादा दे रहे हैं क्योंकि आपको ना चीज़ों को रटते भी चले जाना है, समझते भी चले जाना और लिंक करने आना चाहिए। सी UPSC इज अबाउट लिंकेजेस ऑफ कॉन्सेप्ट्स। अगर आप लिंक कर पा रहे हैं एक कॉन्सेप्ट को दूसरे कॉन्सेप्ट से देन यू आर कंफर्टेबल विद रिगार्ड्स टू UPSC। और ये ऐसे नहीं आता है, इसके लिए ना आपको बहुत सारे रीजन आउट करना पड़ता है और बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने पड़ते हैं, उसके जवाब दीजिएगा तब जाकर के आप ये लेवल पे पहुंचेंगे। तो वी आर टेकिंग सम टाइम एंड सो यू नीड टू हैव अ बिट ऑफ पेशेंस इन दैट कि भाई एक एक चीज को कैसे लिंक करें। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं प्रीएम्बल। वी आर टॉकिंग अबाउट प्रीएम्बल। Preamble is just like your ID card. Preamble is just like the summary of the Constitution. It summarizes what exactly we have. And what is the basis of this preamble? The Constitution that we have borrowed from USA. And we have already talked about that it was taken from the objective resolution that was passed by Mr. Nehru. जो words जो add किए गए हैं 42nd Constitution Amendment Act 1976 से, वो है secular, socialist, integrity। अब सवाल ये बनता है कि भाई क्यों बाद में क्यों ऐड किया गया। सबसे पहला वाई, पहला वाई तो ये है वाई, व्हाट वाज की ऐड किया गया है, हाउ वाज की 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया। बट द क्वेश्चन इज वाई वाजंट इट एडेड अर्लियर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रिसाइजली वाई द गवर्नमेंट ऑफ द डे, बीजेपी लीडर्स most of the time they criticize this कि the word secular was not added in the constitution when the constitution was getting framed. It was added later on, and when it was not added earlier and when it was added later, then the first question is why was it added later? Secondly, before it was added, what were the various provisions that talked about the secular nature of the country? है ना? तो जब भी आप एक बात समझिए कि पॉलिटिक्स एंड रिलीजन is a deadly cocktail। मतलब this is going to ensure that आपकी सोसाइटी का जो social harmony है that is going to be ruptured, that is going to be completely disintegrated। जहां पर रिलीजन आ जाता है और उसको आप पॉलिटिक्स के साथ जोड़ते हैं तो it results in creating a lot of social tension।
उसका कारण ये है कि पीपल आर वेरी सेंटिमेंटल अबाउट their religion, and politicians, when they are not able to perform in the given stipulated time of a trustee role that they have been given, they try to come up with solutions that run on popular sentiments than objective answers that are required to be given for their failure of governance. बात समझ रहे हैं? वो ये सारी चीजों का इस्तेमाल करते हैं और इस्तेमाल करेंगे वो फेक न्यूज का, वो इस्तेमाल करेंगे हेट स्पीच का, वो यूज करेंगे नेशनलिस्ट फर्वर का, नेशनलिस्ट फीलिंग का, वो यूज करेंगे रिलीजियस सेंटिमेंट्स का, वो यूज करेंगे वॉट अबाउटरी का। मैं आ रहा हूं, सब्र रखिए। मैंने कहा कि सब्र रखिए। अभी वैसे भी हम लोग स्लो चल रहे हैं ताकि सबके क्वेरीज को मैं आंसर करूंगा। ऐसा कोई वर्ड नहीं है जो मैं यूज करूंगा और उसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। पेशेंस रखिए, सब्र रखना बहुत जरूरी है इस एग्जाम में, याद रखिएगा। व्हाट अबाउटरी मतलब अगर मैं पूछ रहा हूं कि मणिपुर में क्यों लॉ एंड ऑर्डर हो रहा है, प्रॉब्लम का क्राइसिस क्यों हो रहा है, और सरकार से मैं सवाल पूछ रहा हूं कि व्हाई सच अ हीनस क्राइम हैज बीन कमिटेड इन मणिपुर एंड व्हाट एग्जैक्टली आर यू गाइस डूइंग अबाउट इट, तो सरकार वहां की बोलती है तुम्हारे राजस्थान में भी तो हुआ, तुम्हारे बंगाल में भी तो हुआ, तुम उसके बारे में पहले बात करो। दिस इज व्हाट अबाउटरी। पूछ रहा हूं मैं आम, आप बोल रहे हो इमली। गेटिंग द पॉइंट? दिस इज व्हाट अबाउटरी। आई एम आस्किंग यू सर्टेन क्वेश्चन एंड यू आर, मैं आपसे सरकार के बारे में पूछ रहा हूं, आप नेहरू के नैरेटिव को ले आ रहे हो, तो नेहरू ने कौन सा काम कर दिया, नेहरू ने कश्मीर को दे दिया, इस तरीके की बातें करना, वेर यू आर डाइवर्टिंग योरसेल्फ फ्रॉम द क्वेश्चन। व्हाट अबाउटरी उसी को कहते हैं। व्हाट अबाउटरी करना मतलब आपसे पूछ रहा हूं, कुछ जवाब आप दे रहे हैं, कुछ यू आर ट्राइंग टू डॉज द क्वेश्चन। दूसरा डेमागोगरी, ये सब कुछ कुछ वर्ड्स हैं और ये इंपॉर्टेंट की वर्ड्स हैं। डेमागोगरी मतलब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि सड़क क्यों टूटा हुआ है, सीवेज क्यों नहीं ठीक से जा रहा है, आप बात कर रहे हो कि कुछ रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू पे बात कर दिया, या आपने कुछ आर्मी के बारे में बात कर दिया। डेमागोगरी वेयर यू आर प्लेइंग ऑन द पॉपुलर सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल, वेयर यू टचिंग that aspect of the people wherein, you know, objective resolution of a problem becomes a secondary thing, है ना? तो उस तरीके के एलिमेंट्स को हम लोग कहते हैं डेमागोगरी, where politicians try to divert the question towards more popular sentiments, आर्मी के बारे में बात करके या इस तरीके से बात करके जो आपका नेशनलिस्ट फीलिंग है उसको जगा दे, to cover up for the lack of governance। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि सरकार जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बताया गया गुड गवर्नेंस है या जो गवर्नेंस करने का उसका प्रोसेस है, उसको नहीं फॉलो कर पा रही है। एंड सो रिलीजियस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टूल दैट द गवर्नमेंट यूजेस, एंड प्रिसाइजली व्हाई द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वे वेरी क्लियर ऑन दिस पर्टिकुलर फैक्ट कि पार्टीशन के बाद, मोर सो पार्टीशन का इंटरप्रिटेशन भी लोगों का अलग अलग था। जो कांग्रेस के लीडर्स थे उस वक्त, उनका पार्टीशन का था कि भाई ठीक है, पार्टीशन हो गया, पाकिस्तान में जो भी मुस्लिम मेजॉरिटी मुस्लिम लीग के थ्रू जाना चाह रहे हैं वो जाएं, जिन मुस्लिम्स को भी स्टे करना है इंडिया में वो स्टे कर सकते। जबकि राइट विंगर्स जो थे उनका कहना था कि पाकिस्तान तो बन गया मुस्लिम्स के लिए, अब हिंदुस्तान जो है वो हिंदूज के लिए, सो मुस्लिम शुड नॉट बी स्टेइंग ओवर हियर। वही मेतीज वाला जो भी चल रहा है मणिपुर का, वो भी ऐसे सिस्टम है, वो रीजनल लेवल पे भी अलग अलग चलते रहता है, ठीक है। तो नेशनलिस्ट लेवल पे इंटरप्रिटेशन का अलग अलग एस्पेक्ट था। तो इन ऑर्डर टू assuage, in order to relieve those people who chose not to go to the Pakistan, which was formed on communal lines, इस चीज को लेकर के बहुत क्लैरिटी था कि अगर हम लोग रिलीजन को बेसिस बना देंगे आने वाले टाइम के लिए, then it is going to create a communal tension for generations to come and the people are going to be subjected to persecution। इस इंटरप्रिटेशन के लिए तो स्टेट और रिलीजन को अपना रोल को डिफाइन करना बहुत जरूरी होगा। स्टेट का कोई स्पेसिफिक रिलीजन नहीं हो सकता। प्रिसाइजली यही आइडिया था जब हम लोग सेक्युलरिज्म के बारे में बात कर रहे थे, और इसके बारे में स्पेसिफिकली कॉन्स्टिट्यूशंस के कुछ आर्टिकल्स में, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 27, आर्टिकल 28, ये सब जो आर्टिकल है ना, वो आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में बात करता है।
बहुत सारे अभी मैं थोड़ा थोड़ा आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, अभी टेंशन लेने की बात नहीं है कौन सा आर्टिकल बोल दिया या क्या है, इसमें मैं बताऊंगा हर चीज। अभी मैं क्यों बात कर रहा हूं इसके बारे में, क्योंकि मैं एम्फेसाइज कर रहा हूं सेक्युलर वर्ड पर। ये सेक्युलर वर्ड आप बार बार न्यूज में पढ़ते होंगे, माइट बी हियरिंग इट ऑल द टाइम, है ना। ये सेक्युलर, why India should be secular, why not a Hindu Rashtra should be created, and things like that, which is a very common narrative nowadays. So anything has to be discussed before you come to a conclusion whether it is plus or minus or how it suits your narrative. At least discussion is required. सेक्युलरिज्म का बेसिक मकसद ही यही था कि रिलीजन को पॉलिटिक्स से दूर रखा जाए। पॉलिटिक्स की जब हम बात करते हैं तो पॉलिटिक्स मतलब होता है स्टेट। पॉलिटिक्स कौन करता है? स्टेट करता है। तो स्टेट और रिलीजन को साथ नहीं रख सकते, क्योंकि अगर साथ रखेंगे तो जिस पर्टिकुलर रिलीजन को अगर स्टेट फॉलो करेगा, it is going to create incentives for people of that particular religion, but anybody who is not that part of the religion is always going to be subjugated, is always going to be at the receiving end. Precisely why our constitution framers were very certain on this, but they had not used the word specifically in the constitution at that point of time. But under these articles, more so in article 27, which implicitly means not explicitly, this is explicit word that is being used, explicitly लिखा हुआ है secular, it implicitly मतलब there was the hidden meaning under it. article 27 में वो बोलता है कि इंडिया इज कि जो भी स्टेट है that cannot take taxes, taxation वो नहीं ले सकता है, टैक्स का पैसा लेकर के रिलीजियस पर्पसेस में वो स्पेंड नहीं कर सकता। in with regards to promotion of any one religion, if I am the state, I am taking the tax money and I'm using that money to promote one religion, any one specific religion. So article 27 talks about that particular instance, when article 27 talks about the fact that the state cannot tax the person and spend it in the promotion of any one religion. किसी भी religion को एक specific preference over the other religion नहीं दे सकता है। The state will will have to be neutral with regards to all the religion. The state can, in the given realm of scope, work towards, there's going to be interaction between the state and religion. In India, there is definitely going to be an interaction between the state and the religion. West की तरह नहीं कि मेरा कोई interaction ही नहीं होगा, मैंने state और religion के बीच एक बड़ा सा दीवार खड़ा कर दिया, वो वेस्ट में। और असल में देखा जाए तो सेक्युलरिज्म का रियल डेफिनेशन भी वही है, वो बड़ी सी दीवार खड़ी कर देने की, स्टेट अलग है, रिलीजन अलग है, कंप्लीट डिवोर्स। इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में ये दोनों इंटरैक्ट करेंगे, पर स्टेट का जो एटीट्यूड रहेगा रिलीजन की तरफ, वो उसका डिफरेंट एटीट्यूड रहेगा। मतलब अगर उस रिलीजन में रिफॉर्म्स लाना होगा, अगर लगेगा कि जेंडर जस्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से, विमेन राइट्स के एमेंसिपेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे सोशियो रिलीजियस मूवमेंट्स में होता था, राजा राम मोहन रॉय हो गया या बाकी ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो गया, दीज वर द पीपल हु आर वर्किंग टुवर्ड्स द एमेंसिपेशन ऑफ द विमेन, सती प्रथा को हटाने के लिए, चाइल्ड मैरिज को हटाने के लिए, इस सब को हटाने के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी रिफॉर्म्स लाया जा सकता था वो ला रहे थे। कहीं ना कहीं सोशल एस्पेक्ट रिलीजन से ही जुड़ा हुआ है। हम और आप एज अ सोसाइटी, हमारा बेसिस ही रिलीजन है, तभी तो हम वो सोसाइटी क्रिएट करते हैं। तो हमारे जो सोसाइटी में हम प्रैक्टिसेस करते हैं, इट हैज सम रिलीजियस बेसिस। और क्या होता है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सम और द अदर डिस्क्रिपेंसी स्टार्ट्स क्रीपिंग अप इनटू आवर रिलीजियस प्रैक्टिसेस और द सोशल प्रैक्टिसेस। कुछ हमारा खुद का बनाया हुआ होता है, कुछ रिलीजन के कोर वैल्यूज, और कुछ हमारा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आकर के उसमें ऐड होता चला जाता है। तो रिफॉर्मर्स का मकसद था कि ये जो भी वीड आ जा रहा है थ्रू द प्रैक्टिसेस, उसको हटा करके उसको रिफॉर्म किया जाए। तो इंडिया के केस में क्या है, पॉलिटिक्स रोल प्ले करेगा रिलीजन में रिफॉर्म्स लाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, सोशल रिफॉर्म्स लाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो भी वीड आउट हो गया है उसमें अपना रोल प्ले करेगा। जुडिशियरी आएगा, जेंडर जस्टिस के बारे में बात करेगा, रिलीजन को रिफॉर्म करने में रोल प्ले करेगा, पर रिलीजन का मिसयूज करके थ्रू दीज मैकेनिज्म्स इट कैन नॉट क्रिएट एन एलिमेंट ऑफ सोशल डिसहार्मनी, राइट्स और इस तरीके के आपका कम्युनल राइट्स, इस तरीके की चीजें वो नहीं हो सकती। इसलिए स्पेसिफिकली दिस वर्ड वाज एडेड सेक्युलर। ये बात समझ में आ रहा है? ये क्लैरिटी है कि व्हाई सेक्युलर वर्ड वाज एडेड। लाइकवाइज दिस वर्ड सोशलिज्म वाज एडेड बिकॉज दिस वाज एडेड इन 1976। अभी 1976 में उस वक्त इंदिरा गांधी थी प्राइम मिनिस्टर, एंड शी वाज ट्राइंग टू ब्रिंग अबाउट अ न्यू इकोनॉमिक सिस्टम। व्हाट वाज शी ट्राइंग टू डू? She was trying to bring about reforms wherein she was trying to nationalize the banks. She was trying to ensure कि privatization को minimize किया जा सके। और इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जब DPSP
और फंडामेंटल राइट के बीच का जो हम लोग एक क्लैश पढ़ेंगे। देखिए मेरी बात समझिएगा, ज्यादा हेवी मैं नहीं कर रहा हूं अभी, मैं फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सेक्युलरिज्म का आइडिया आपको समझ में आया? अब हम लोग सोशलिज्म में आ रहे हैं। सोशलिज्म में एक नया इकोनॉमिक मॉडल क्रिएट किया जा रहा था। अब जैसे फंडामेंटल राइट में एक फंडामेंटल राइट था आपका राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी वाज अ फंडामेंटल राइट, एंड व्हाट वाज द गवर्नमेंट ट्राइंग टू डू? द गवर्नमेंट वाज ट्राइंग टू नेशनलाइज थिंग्स। द गवर्नमेंट वाज ट्राइंग टू अबॉलिश जमींदारी लॉ, जमींदारी सिस्टम। अब जमींदारी सिस्टम को मैं अबॉलिश करना चाह रहा हूं, तो आपकी जो जमीनें आपके पास है, किसी किसी बड़े बड़े जमींदार के पास 100-100 एकड़ 200-200 एकड़ जमीनें हैं, मैं उसको लेकर के आम जनता में बांट रहा हूं या आम जनता में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, या सरकार उसको एक्वायर कर रही है अपने पास। क्यों कर रही है? क्योंकि वो नेशनलाइज करना चाह रही है। क्यों करना चाह रही है? क्योंकि इट वाज ट्राइंग टू रिमूव फ्रॉम द हैंड्स ऑफ फ्यू पीपल हु वर होल्डिंग ऑल द रिसोर्सेज। सब जनता में बांटोगे, बांटना जरूरी है। क्यों? क्योंकि एक तरीके से कुछ लोगों के पास सारे रिसोर्सेज थे, तो जो गैप है वो बहुत हाई था, रिच और पुअर के बीच काफी स्ट्रॉन्ग डिफरेंस था। तो सरकार क्या कर रही थी? चीजों को नेशनलाइज कर रही थी और अबॉलिश कर रही थी। तो जब अबॉलिश हो रहा है, तो ये बंदा जिसका जमीन खींच रहा है सरकार, वो तो सुप्रीम कोर्ट जाएगा ना। क्यों जाएगा? क्योंकि उसका फंडामेंटल राइट को स्टेट खींच रहा है। भाई मैंने क्या बताया, आपका फंडामेंटल राइट अगर स्टेट आपसे छीन रहा है, then you can go to the Supreme Court under Article 32। क्लियर है? तो वो जाएगा ना। अच्छा, ये जो नेशनलाइज कर रहा है उसका बेसिस क्या है? डीपीएसपी। डीपीएसपी क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जहां पे सरकार आपको रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहा है रिसोर्सेज जो आपको बिलोंग कर रहा है। मतलब सरकार एक आपको बिरयानी दे रहा है, गेटिंग द पॉइंट, उससे उसकी बिरयानी छीन करके, जो उसके पास एक बड़ा ट्रंक है बिरयानी का और 100 लोग यहां पे हैं जो भूखे हैं, वो बिरयानी निकाल के 100-100 प्लेट सबको बांट रहा है, लो भाई लो भाई। तो जब आपको सरकार बिरयानी दे रही है तो डीपीएसपी कर रही है, उससे बिरयानी छीन रही है, तो उसका फंडामेंटल राइट छीन रही है। समझ में आ रहा है बात? तो ये फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच टसल चल रहा था। ये सारे लोग जा रहे थे सुप्रीम कोर्ट, और सरकार यहां पे बोल रहा था कि इंडिया इज अ वेलफेयर स्टेट, तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं वेलफेयर करूं, जो गरीब लोग हैं उन तक उनको रिसोर्सेज को प्रोवाइड करूं, नेशनलाइज करूं। तो ये आ रहा था कि भाई क्या आप फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकते हैं डीपीएसपी लाने के लिए? अमेंड क्यों करना पड़ रहा है? अमेंड इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि पहले फंडामेंटल राइट को राइट टू प्रॉपर्टी दे दिया, अब इसको मैं चेंज करना चाह रहा हूं। क्यों? अगर नहीं करूंगा तो सारे फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचते चले जाएंगे, तो मेरे को फंडामेंटल राइट हटाना पड़ेगा, राइट टू प्रॉपर्टी को हटाऊंगा और डीपीएसपी को जगह दूंगा। तो सबसे पहला सवाल ये उठता है, भाई फंडामेंटल राइट ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि डीपीएसपी इंपॉर्टेंट है? फंडामेंटल राइट तो पार्ट 3 में है, सारा इंपॉर्टेंट तो फंडामेंटल राइट है, डीपीएसपी तो उसके नीचे आएगा। तुम क्या कर रहे हो कि डीपीएसपी को जगह देने के लिए तुम फंडामेंटल राइट से ऊपर ले जा रहे हो उसको। सरकार को यहां पे इसलिए स्पेसिफिकली लिखना पड़ा कि हमारा जो मॉडल है ना वो सोशलिस्ट मॉडल है, वेलफेयर मॉडल है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, बस थोड़ा सा एक आइडिया ले लो ये क्या कहानी हो रही है। और तीसरा वर्ड जो ऐड करना पड़ा वो है इंटीग्रिटी का, कि भाई इंडिया में उस वक्त सेशनिस्ट टेंडेंसीज, खालिस्तानी मूवमेंट, नॉर्थ ईस्ट लोगों के बीच अगर डिसहार्मनी हो रहा है, तो ये डिसहार्मोनी कहीं ना कहीं उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, सिर्फ रिलीजियस कारण हो ये जरूरी नहीं है। हो सकता है रीजनलिज्म वो कारण हो सकता है कि आप लोग जब महाराष्ट्र में जाते होंगे काम करने के लिए, तो वहां के लोग बोल रहे हैं आ गए उड़ीसा के लोग, आ गए बिहार के लोग, आ गए यूपी के लोग हमारे यहाँ काम करने, हमारी नौकरियां जाएंगी, हम मराठी लोगों की नौकरियां जाएगी आपकी वजह से। भाई आपके स्टेट में रिसोर्सेज नहीं है तो आप आ रहे हो, पर आप जब आ रहे हो कहीं पे तो somebody's job, somebody who is staying there is losing the job, तो एक फीलिंग आ जाएगी ना, वी वर्सेस दे वाला। दे आर कमिंग
इफ यू आर गोइंग टू द यूएस, तो ट्रंप क्या बोलता है? अमेरिका फर्स्ट, अमेरिका फर्स्ट, लेट्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ट्रंप को बोलते हुए सुना है ना? उसको लगता है कि सारे इंडियंस लोग आ जाते हैं और चाइनीज लोग आ जाते हैं और कम दाम में आकर के काम करते हैं, तो हम अमेरिकन का नौकरी चला जाता है। यानी सोशल हार्मनी इंपैक्ट हो रहा है कि नहीं? सोशल हार्मनी के इंपैक्ट होने का कारण सिर्फ रिलीजन ही नहीं है, रीजन भी है। मेरा रीजन, मेरा एरिया, हम मराठी मानुस, हम उड़िया मानुस, समझ रहे हो? जो भी बोलते हैं, भी उड़िया पीपल, ठीक है? तो अब सोचो, ऐसे सिचुएशन को डील करने के लिए इंटीग्रिटी वर्ड भी डाला जा रहा है कि इंटीग्रिटी इंपॉर्टेंट है। अगर हर कोई अपने रिलीजन, अपने कास्ट, अपने रीजन के हिसाब से सोचने लगेगा, तब तो ये कंट्री 500 छोटे छोटे एरियाज में डिवाइड हो जाएगा। दैट कैन नॉट हैपन। So this word had to be added, integrity, ki we all belong to one country. We need to think about nationalism over regionalism, country as a whole over any religion. We need to move up from narrow thinking of any caste, religion, and we need to think each other as brothers. यहीं पे concept आ गया fraternity का, brotherhood. सब एक दूसरे को, अगर मद्रासी, कश्मीरी, उड़िया या गुजराती, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपकी अपनी आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल जरूरी है, अपनी अपनी आइडेंटिटी सबकी है, इससे कोई डिनाई नहीं कर रहा है। नोबडी इज डिनाइंग द फैक्ट दैट यू एंड आई आर कमिंग फ्रॉम टू डिफरेंट प्लेसेस, वी माइट बी फॉलोइंग टू डिफरेंट रिलीजन्स, वी माइट बी कमिंग फ्रॉम टू डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, एंड विच इज गुड, but that should not be given such leverage कि it starts overtaking any other parameter that distinguishes between us. We need to think about things that bring us together rather than thinking about things which separate us. Only then the country which had been ruled for 200 years by the Britishers could come across as one unifier country. Precisely why the word integrity was added. ये तीनों वर्ड का जेनेसिस बेसिस समझ में आ रहा है? तो लिख लीजिए, पहले थोड़ा सा हम लोग लिख लेते हैं। तो लिख लीजिए प्रियम्बल। प्रियम्बल, प्रियम्बल अकॉर्डिंग टू नाना पालखीवाला, अकॉर्डिंग टू नाना पालखीवाला, according to Nana Palkhiwala, preamble is the ID of the Constitution. Preamble is the ID मतलब identity card of the Constitution. It gives out the philosophy, purpose, principles, three P's समझ रहे हैं ना? three P's of the Constitution. It explains the objectives of the Constitution, and answers four questions. Number one, source of authority. That is people of India. Number two, nature of the state.
Number two, the nature of the state, which is sovereign, socialist, secular, democratic, and republic. Number third, objective, that is achieve justice, liberty, equality, and fraternity. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. इट हैज बिन टेकन फ्रॉम द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन. It has been taken by the US Constitution. ठीक है, अब लिख लीजिए पहले सोवरेन को, पूरा सोवरेन को लिख लीजिए. सोवरेन is equal to sovereign is equal to free plus independent. इसको ऐसे लिख दीजिए, फ्री प्लस independent with regards to internal affairs, with regards to external affairs. Internal affairs मतलब लिख दीजिए domestic policies और foreign policies. Domestic policies as well as foreign policy. Another meaning, point B, second interpretation, being a free country, it can either acquire a foreign territory, or give a part of its territory, to any other country. और यही बात आर्टिकल 1 प्लस आर्टिकल 2 में लिखी गई है. इसी चीज को अब हम लोग यहीं से आर्टिकल 1 और आर्टिकल 2 को भी समझने की कोशिश करेंगे. लिख दीजिए, द सेम हैज बीन रिटन इन आर्टिकल 1 एंड आर्टिकल 2. अभी हम लोग देखेंगे व्हाट इज आर्टिकल 1 एंड आर्टिकल 2, थोड़ा सा उसका कॉन्टेक्स्ट सेट कर रहे हैं. ठीक है, दूसरा लिखिए सोशलिस्ट. That is, India has a mixed economy where both public and private sectors coexist. ठीक है, थर्ड लिखिए सेक्युलरिज्म.
secularism in its truest sense, secularism in its truest sense is equal to divorce of state from religion. Divorce of state from religion. That is complete separation. That is complete separation between religion and state is equal to the model of West. Example, France. Example, France. In India, state and religion are not separated like the West, but the state is supposed to be neutral and cannot have an official religion of its own, and it cannot promote one religion over another. Cannot promote one religion over another. Next bullet point लिखिए इसी में. India follows the concept of सर्व धर्म संभव, that is giving respect to all religions equally. All religions equally. नेक्स्ट बुलेट पॉइंट उसी में लिखिए. इन इंडिया स्टेट एंड रिलीजन इंटरैक्ट with each other under the prescribed domain of legal interpretations and constitutional provisions to give way to social reforms. एग्जाम्पल लिख दीजिए. ट्रिपल तलाक, सबरीमाला, यूसीसी एटसेट्रा, यूनिफॉर्म सिविल कोड है ना. सेक्युलरिज्म का ये आपका एक ये हो गया. नेक्स्ट लिखिए डेमोक्रेटिक. डेमोक्रेसी is the rule of the people
which is directly proportional to the freedom of speech and expression, the quality of debate in the parliament, the quality of the debate in the parliament, and the engagement of the people in the political discourse. ठीक है, डेमोक्रेसी के बारे में इतना ही लिखिए, आगे और भी हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, डेमोक्रेसी के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, रिपब्लिक। इन अ रिपब्लिक the head of the state is always elected directly or indirectly for a fixed period of time. For a fixed period of time. For a fixed period of time. लिबर्टी लिख लीजिए, लिबर्टी। लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी को साथ लिख लीजिए, लिबर्टी प्लस इक्वालिटी प्लस फ्रेटर्निटी। दे हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। दे हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। They have been derived from the French Revolution. The purpose is to ensure the equality and the basic dignity of life without discrimination. Without discrimination to any citizen, without discrimination to any citizen on the basis of religion, region, language, culture, because it is directly related to the unity and the integrity, it is directly related to the unity and the integrity of the nation. लिखिए, वहीं पे लिखिए हाउ, HOW, हाउ लिखिए, हाउ। उसी के जस्ट नीचे लिखिए हाउ, कि कैसे इंटीग्रिटी और पे कैसे डिपेंडेंट है। एनी डिस्क्रिमिनेशन कैन गिव राइज टू feeling of alienation, which may lead to
द बैरियर्स लाइक विच मे लीड टू बैरियर्स लाइक regionalism, REGION, regionalism, communalism, casteism, 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 secessionism, अरे यार डिफिकल्ट वर्ड है, secessionism, ठीक है, लिख लो, समझ गया ना, सीड करना, क्लियर है। तो आप देख रहे हो कि अगर हम लोग रिलीजियस एंगल पे, कास्ट एंगल पे एक दूसरे से डिस्क्रिमिनेट करेंगे, अगर फ्रेटर्निटी नहीं होगा, एक दूसरे के साथ ब्रदरहुड नहीं होगा, तो धीरे धीरे पहले वी वर्सेस दे हो जाएगा, दिस इज अस, दिस इज दे, करते करते एक फीलिंग ऑफ एलियनेशन आएगा, और वो उसका बेसिस कुछ भी हो सकता है, उसका बेसिस कास्ट हो सकता है, उसका बेसिस रिलीजन हो सकता है, उसका बेसिस आपका, हम लोग देखें तो आपका डोमिनेंस हो सकता है, मेजॉरिटेरियनिज्म हो सकता है कि आप लोग मेजॉरिटी में प्रेजेंट हो, वो बंदा मेजॉरिटी में प्रेजेंट नहीं है, एंड दिस कैन अल्टीमेटली लीड टू फीलिंग ऑफ एलियनेशन व्हिच मे अल्टीमेटली गिव राइज टू सेसेशनिज्म, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका जो यूनिटी है कंट्री का वो इंपैक्ट हो सकता है। तो बेसिक पर्पस ये है प्रियम्बल का कि इसके बारे में वो बात कर रहा है, ठीक है। अब इससे पहले कि हम लोग इसके स्टेटस के बारे में पढ़े, हम लोग एक काम करते हैं, लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट आर्टिकल 1। इससे पहले कि अब प्रियम्बल का मैंने आपको एक आइडिया दे दिया, बाकी सब वही सब है, जो एक दो पॉइंट्स और हैं, वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट, सो आई एम नॉट एलैबोरेटिंग ऑन दैट। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसी को हम लोग कनेक्ट करेंगे किस चीज के साथ, आर्टिकल 1 और आर्टिकल 2 के साथ, क्योंकि देखिए प्रियम्बल के बारे में मैंने आपको बता दिया, प्रियम्बल क्या है, अब प्रियम्बल व्हाट बता दिया है, इसका पर्पस क्या है वो बता दिया है, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि वाई के बारे में मैंने आपको बता दिया कि क्या पर्पस है, एक तरीके से वो आपका आईडी कार्ड, ताकि आपको एक आइडिया लगे। अब एक सवाल जो बच जाता है कि यह प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है कि नहीं, और पहला सवाल ये कि इज प्रियम्बल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। इस सवाल के बारे में आप किताब में खोल के पढ़िएगा तो आसानी से आपको पता चल जाएगा कि हाँ है ना है जो भी है। तो मेरा मकसद वो नहीं है, मेरा मकसद ये है कि मैं आपको इसका थोड़ा सा एक डिटेल एप्लीकेशन भी बताऊं कि इसकी कहानी क्या है, इससे जुड़े हुए केसेस कौन से हैं, ये सवाल पहली बार आया क्यों। लोग ये बता देंगे कि भाई अमेंड हो सकता है, इसका जवाब है हाँ अमेंड हो सकता है। कैसे होगा, स्पेशल मेजॉरिटी से होगा, ठीक है। क्या प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, हाँ है, कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। सवाल वो नहीं है, बड़ा सवाल ये है कि ये सब सवाल पूछा क्यों जा रहा है, इसका बेसिस क्या है, ये जरूरत क्यों पड़ा ये पूछने का, इससे रिलेटेड केसेस कौन से हैं, और इस सवाल का जवाब देने के लिए ये केसेस का बेसिस समझना जरूरी है कि क्यों पूछा गया इन द वेरी फर्स्ट प्लेस, कि वेदर प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। ये समझने के लिए पहले हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि ये कैसे जुड़ा हुआ है आपका आर्टिकल 1, 2 और 3 के कॉन्टेक्स्ट में। यानी प्रियम्बल को वी आर गोइंग टू कनेक्ट इट विद आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 एंड देन गेन एन आइडिया कि हाउ प्रियम्बल इज एसोसिएटेड विद दीज आर्टिकल्स। वी कैनॉट सेपरेट एंड स्टडी इन फ्रैगमेंट्स, वी हैव टू लिंक द कॉन्सेप्ट्स। तो हम लोग आ जाते हैं आपका यूनियन एंड इट्स टेरिटरी में, एंड देन वी आर गोइंग टू कम टू दैट क्वेश्चन, है ना। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स से भी सवाल पूछेगा, इससे पूछेगा। वो सब बेसिक बातें जो मैंने आपको लिखवाई वो ठीक है, नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, नोट रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, बट दिस इज वेयर द मेजर क्वेश्चन लाइज। तो हम लोग देखते हैं, मैं आपको पहले बता चुका हूं, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी मतलब इंडिया और इंडिया की जो टेरिटरी है। दो वर्ड मैं यूज कर रहा हूं, यूनियन ऑफ इंडिया और मैं यूज कर रहा हूं फेडरेशन। मैं आऊंगा हर एक चीज को मैं समझाऊंगा कि मैं शुरू क्यों कर रहा हूं उससे, ठीक है। क्या फर्क है यूनियन ऑफ इंडिया और फेडरेशन के बीच, क्या फर्क है। इंडिया
का जो पूरा सेटअप है वो एक फेडरल सेटअप है कि नहीं। अब हम लोग इंडिया के बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। प्रीएम्बल पता चल गया, इंडिया कैसा दिखता है, इंडिया के अंदर के जो भी कंपोनेंट्स हैं वो एक दूसरे से कैसे लिंक्ड है। तो हमें समझना पड़ेगा कि इंडिया यूनिटरी है या इंडिया फेडरल है या इंडिया कॉन्फेडरल है। अब ये सब क्या है, नया नया चीज, ये नया चीज नहीं है, इसके बारे में भी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि इंडिया के जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, स्टेट्स, सेंटर यानी यूनियन, वो दोनों एक दूसरे के साथ कैसा रिलेशन शेयर करते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन, इन टर्म्स ऑफ देयर स्ट्रक्चर। एक फेडरेशन कैसा दिखता है, और इंडिया अगर फेडरेशन है तो फिर इंडिया को आर्टिकल 1 में क्यों बोला जा रहा है कि इट इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। व्हाई इट इज बीइंग सेड दैट इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये सबसे पहला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 1। आर्टिकल 1 हम लोग पढ़ेंगे। आर्टिकल 1 में जानते हैं क्या लिखा हुआ है। आर्टिकल 1 में यह लिखा है, इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। सबसे पहला सवाल उठता है, ये यूनियन ऑफ स्टेट्स क्या है। और अगर यूनियन ऑफ स्टेट्स है तो हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम फेडरेशन। क्योंकि हमें तो बताया गया है कि इंडिया एक फेडरल सेटअप है। ठीक है, रियल सेंस में जाओ तो क्वाजी फेडरल है, कंप्लीटली फेडरल नहीं है, क्वाजी फेडरल है, टिल्टेड टुवर्ड्स द यूनियन है। हम लोग फर्स्ट क्लास में बात कर चुके हैं इसके बारे में। तो ठीक है, यूनिटरी नहीं है और कंप्लीटली फेडरल भी नहीं है। कॉन्फेडरल तो बिल्कुल नहीं है। कॉन्फेडरल मतलब जो भी लोग आकर के जुड़ रहे हैं, जैसे आप 10 लोग आकर के जुड़े हैं, आप लोगों ने एक टीम बनाई कि चलो मिलकर के कंपनी बनाते हैं, पर आप लोग इतने स्ट्रांगली जुड़े हुए नहीं है। आप लोग फिर वापस हट करके अपना काम करने चले गए। जैसे वेस्ट इंडीज कोई कंट्री नहीं है। वेस्ट इंडीज क्रिकेट खेलती है, मैप में वेस्ट इंडीज ढूंढिएगा तो नहीं मिलेगा, यू विल नॉट फाइंड वेस्ट इंडीज ऑन द मैप। ट्रिनिडाद टोबैको हो गया, है ना। फिर हम लोग देखते हैं और कौन सी कंट्रीज हैं, जमैका हो गया। ये सारी कंट्रीज जो मिल करके साथ में आ रही है और ये मिल करके एक कॉन्फेडरेशन बना रही है। कॉन्फेडरेशन मतलब दे हैव द राइट टू सीड, जब मन करेगा वो इंडिपेंडेंट अपनी आइडेंटिटी को नहीं छोड़ रहा है। इट इज अ कॉन्फेडरेशन, इट इज लूजली एसोसिएटेड विथ ईच अदर। व्हेन इट कम्स टू क्रिकेट दे कम टुगेदर एंड प्ले एज अ नेशन, बट व्हेन दे आर डीलिंग विद देयर इंडिविजुअल अफेयर्स दे ट्राई टू मेंटेन देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटी। ये वही बात होगी जैसे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, इंडिया में अलग अलग स्टेट्स हैं, बट इंडिया के स्टेट्स एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं। इंडिया एज अ यूनिट इज एन इनडिस्ट्रक्टिबल नेशन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। मतलब इंडिया के स्टेट्स को आप तोड़ सकते हैं, बिहार को बिहार और झारखंड में तोड़ सकते हैं, यूपी को यूपी और उत्तराखंड में तोड़ सकते हैं, एमपी को आप मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तोड़ सकते हैं। यानी स्टेट्स को आप डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। डिस्ट्रॉय इज नॉट द राइट वर्ड, छोटे छोटे और पोर्शन में आप ब्रेक डाउन कर सकते हैं। पर इंडिया एज अ यूनिट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन, इट कैन नॉट बी सेसीडेड। दैट मीन्स इंडिया इज अ इंडिस्ट्रक्टेबल नेशन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स। और ये सब अपने इसे एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। कॉन्फेडरेशन की तरह वो अलग नहीं हो सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि बिहार आपका त्रिनिदाद टोबैगो हो गया या फिर आपका मध्य प्रदेश आपका जमैका हो गया, वो बोला नहीं भाई अब हम अपनी अलग कंट्री हैं। वैसे नहीं हो सकता। दैट इज नोन एज कॉन्फेडरेशन। और फेडरल क्या है, जहां पे देयर इज अ डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट, और दोनों की अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी भी है, दोनों अपना कानून भी बना रहा है स्टेट लिस्ट में और यूनियन लिस्ट में। और यूनिटरी कौन होता है, जैसे रशिया, सारा पावर उसके पास है, उसका मन किया तो दे दिया किसी को, हाँ ठीक है तुम ले लो, इस पे तुम लॉ बनाना चाह रहे हो, ठीक है बना लो, तुम ये करना चाह रहे हो ले लो। मतलब उसके एहसानो करम पे ये डेलीगेट कर रहा है। इन इंडिया दैट इज नॉट द केस। द स्टेट्स हैव देयर ओन ऑटोनॉमी एंड देयर ओन राइट टू मेक लॉज ऑन स्टेट लिस्ट, ऑन कॉन्करेंट लिस्ट। दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द मर्सी ऑफ द यूनियन। इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशंस देयर माइट बी कंडीशंस की वो उस पे कानून बना सकता है। तो इंडिया इज नॉट यूनिटरी, इंडिया इज नॉट कॉन्फेडरल, इंडिया इज फेडरल, बट इट हैज अ टिल्ट टुवर्ड्स
center. So that is why in real sense it is regarded as quasi-federal. और यही कारण है कि रियल सेंस में पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को अगर आप देखोगे तो कहीं पर भी ये वर्ड नेशन नहीं यूज्ड है, कहीं पे वो वर्ड कंट्री नहीं यूज्ड है, कहीं पे ये वर्ड फेडरेशन नहीं यूज्ड है. जो भी वर्ड यूज्ड है वो है यूनियन. आर्टिकल 1 आपका यही कहता है और हम लोग आएंगे उस पर. बात समझ में आ रहा है? आर्टिकल 1 क्या कह रहा है? आर्टिकल 1 सिंपली आपसे ये कह रहा है कि भाई इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट. क्लियर है? अब देखिए, इंडिया दैट इज यूनियन ऑफ स्टेट्स. आर्टिकल 1 क्या कह रहा है? इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट. तो सबसे पहला सवाल उठता है, यार ये दोनों क्यों? इंडिया दैट इज भारत, जब डिबेट चल रहा था कि क्या नाम रखा जाए तो ये था कि भाई हम लोग इंडिया रख करके आगे बढ़ते हैं, पर कुछ लोगों का कहना था नहीं, भारत ज्यादा ट्रेडिशनल नाम है, वी शुड बी मूविंग अहेड विद भारत एज वेल. तो दोनों को कंप्लाई करने के लिए रख दिया गया इंडिया दैट इज भारत. चलो हेल्दी कॉम्बिनेशन ऑफ मॉडर्निटी एंड ट्रेडिशनल अप्रोच दोनों रहेगा, और इसका नाम दे दिया यूनियन ऑफ स्टेट. ठीक है, तो अब पहला सवाल उठता है व्हाई यूनियन ऑफ स्टेट. सबसे इंपॉर्टेंट सवाल तो ये उठता है जिसके बारे में मैंने आपको बताया. तो बी आर अम्बेडकर ने ये बोला कि भाई मैं बहुत स्पेसिफिकली ये बात इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज इंडिया इज नॉट फेडरेशन इन ट्रू सेंस. जब आप किसी चीज को फेडरेशन बोलते हो तो उसके कुछ आइडेंटिफायर्स होते हैं, मतलब ये सब होगा तो ये एक फेडरेशन होगा. तो हम लोग चेक कर लेते हैं ना कि इंडिया यहां पर फिट इन कर रहा है कि नहीं. हम लोग चेक कर लेते हैं कि इंडिया इसमें फिट इन कर रहा है कि नहीं, और ये देख लेते हैं कि भाई ये फेडरेशन में एग्जिस्ट करता है कि नहीं. तो सबसे पहले आप लिखिए आर्टिकल 1. लिखिए आर्टिकल 1. आर्टिकल 1 आर्टिकल 1 which tells India that is Bharat, India that is Bharat shall be the union of states, shall be the union of states. ठीक है, इंडिया has been called union of states because of the following reasons. ठीक है, तो हम लोग पहले कुछ अब उसके आगे पहले लिखे, तो हम लोग पहले कुछ फेडरेशन के आइडेंटिफायर्स को देख लेते हैं कि एक फेडरेशन किसको कहेंगे या एक फेडरल सेटअप किसको कहेंगे. तो फेडरल सेटअप का पहला पॉइंट है डुअल पॉलिटी. लिख लीजिए डुअल पॉलिटी. डुअल पॉलिटी मतलब क्या? यूनियन और स्टेट के बीच का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है. तो लिखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर. Distribution of power between the union and the state. Distribution of the power between the union and the state. दूसरा देख लीजिए written constitution. written constitution. दूसरा लिख लीजिए written constitution. इंडिया के पास ये भी है. ठीक है, written constitution भी है. अब पहला सवाल उठता है भाई ये written constitution क्यों चाहिए? ये जो डुअल पावर है जो एग्जिस्ट कर रहा है, भाई आप स्टेट को ये एश्योरेंस तो दोगे कि कल को ये बदल ना जाए. कल को ये बदल ना जाए तो मुझे लिखित में दो. कल को तुम बोलोगे कि भाई नहीं वो तो ऐसे बोल दिया. कल कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो तो पहले फॉर्मेलिटी साइन वाइन करवाते हो कि नहीं? भले बहुत अच्छे दोस्त हो पर एटलीस्ट साइन वाइन होता है ना.
क्योंकि एक अश्योरेंस होता है, ठीक है मेरी और आपकी दोस्ती अपनी जगह, बट आई वांट टू बी सर्टेन ऑन दिस फ्रंट that there is going to be a distribution of power between the two of us. I am going to have my own identity, you have your own identity. You can make law on the union list, I'll make on my state list. So there has to be a written constitution. Number third, supremacy of this constitution. भाई तुम कॉन्स्टिट्यूशन रिटन तो कर दिए हो, पर ये भी मेरे को श्योर करो कि दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज गोइंग टू बी अ सुप्रीम. ये जो संविधान में लिखी हुई बातें हैं, दे हैव टू बी सुप्रीम. तो आई गेट एन आइडिया कि हाँ ठीक है, दीज वर्ड्स आर गोइंग टू बी, दे आर गोइंग टू बी फॉलोड इन लेटर एंड स्पिरिट. फोर्थ पॉइंट, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी. Independent judiciary. Why? So that it works as this guardian of this constitution. हर तरीके से प्रोटेक्शन ले रहा है, हर तरीके से, कि पहले तो संविधान रिटन होगा, फिर संविधान सुप्रीम होगा, और जस्ट इन केस कुछ ऐसा होता है तो एक जुडिशरी होना चाहिए विच इज गोइंग टू बी इंडिपेंडेंट, सो दैट इट कैन एक्ट एज द गार्जियन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन. फिफ्थ पॉइंट लिखिए, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन. सवाल यह है कि रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन क्यों, हमारा रिजिड क्यों हो? ताकि उसको बहुत आसानी से आप अमेंड ना कर सके. आप सोचिए, इस सारी चीजों को सोचिए एक स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से. एक स्टेट जो आपके साथ आ रहा है और एक फेडरल सिस्टम को क्रिएट कर रहा है, उसको उसकी ऑटोनॉमी चाहिए. उसको ऑटोनॉमी मिलेगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है. अब उस कॉन्स्टिट्यूशन को आप बात बात पे अमेंड कर दे रहे हो, यू आर गोइंग टू अमेंड दैट कॉन्स्टिट्यूशन, then this state is going to lose its autonomy. So it is wanting all this assurance that there has to be written, and this constitution, even this constitution has to be rigid. ठीक है, that means it is not amenable to frequent changes. It is not amenable to frequent amendments. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है. छठा चीज लिखिए, bicameralism. Bicameralism, is it difficult to understand? Bicameralism, क्यों चाहिए bicameralism? Bicameralism क्यों चाहिए? Bicameralism होता क्या है? लोकसभा और राज्यसभा. तो राज्यसभा क्यों चाहिए? ताकि सबसे पहला कारण कि स्टेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड, और दूसरा चीज हेस्टी डिसीजंस को रिस्ट्रिक्ट किया जा सके. हेस्टी डिसीजन किस चीज में? कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने में. हेस्टली इस कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर देगा तो स्टेट लूज कर देगा. तो स्टेट को चाहिए बैकअप. स्टेट बोलता है कि आप बाइकैमरलिज्म लाओ, जहां पे ना सिर्फ हमारा राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन हो, बल्कि हेस्टी डिसीजंस विथ रिस्पेक्ट टू चेंजेस कैन बी रिड्यूस्ड. ये सब होता है तभी ये आइडेंटिफायर्स होता है फेडरल सेटअप का. इंडिया के पास सारी चीजें हैं, तो आपका एक आर्गुमेंट हो सकता है कि भाई इंडिया शुड बी अ फेडरल सेटअप. इंडिया शुड हैव बीन कॉल्ड अ फेडरेशन. व्हाई हैज इट बीन कॉल्ड अ यूनियन ऑफ स्टेट्स? तो दूसरा एक टॉपिक लिखिए यूनिटरी फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. यूनिटरी फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. हमारा जो संविधान है ना, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दोनों का. यहां पे हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे ऐसे फीचर्स भी हैं जो यूनिटरी नेचर के. पहला लिखिए स्ट्रॉन्ग सेंटर. स्ट्रॉन्ग सेंटर, स्ट्रॉन्ग सेंटर यानी कि सेंटर स्ट्रॉन्ग है. कैसे? ये हम लोग देखते हैं किसके बाद, ये गवर्नर को भेज देता है स्टेट के ऊपर, जाकर के उसको बैठा देता है गवर्नर को. फिर हम लोग देखते हैं कि इसका एग्जीक्यूटिव पावर का एम्बिट बहुत स्ट्रांग है कंपैरेटिवली, है ना.
अगर ये मेजॉरिटी पावर में है तब तो ये एक तरीके से वन यूनिट की तरह काम करता है, एग्जीक्यूटिव बिकम्स द लेजिस्लेचर। कल ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं इसके बारे में। तो पहला लिखिए स्ट्रॉन्ग सेंटर। दूसरा चीज लिखिए, इट हैज ओवर राइडिंग पावर ओवर कॉन्करेंट लिस्ट। ओवर कॉन्करेंट लिस्ट, ओवर कॉन्करेंट लिस्ट। आप स्टेट को ऑटोनॉमी दे रहे हैं स्टेट लिस्ट में बनाने का, ठीक है, बात समझ में आ रही है, पर आप ऊपर में गवर्नर उसको बैठाए हुए हैं। दूसरा, आप प्रेसिडेंट रूल लगाने का क्षमता रखते हैं, है ना, प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं। प्रेसिडेंट रूल के अलावा आप नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं कि अगर सेंटर आपका मेजॉरिटी में है तो दैट मीन्स आप एक तरीके से आपका अथॉरिटेरियन ट्रेंड शुरू हो जाता है। इसके अलावा आप कॉन्करेंट लिस्ट पे ये सारे पॉइंट्स लिख लेना, गवर्नर, प्रेसिडेंट रूल, नेशनल इमरजेंसी, सब सारा बुलेट पॉइंट्स में ऐड कर लो। इन पे बात समझ में आ रही है ये, है ना। फिर आप कॉन्करेंट लिस्ट पे भी कानून बना सकते हैं। कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों कानून बनाएगा, पर इफ पार्लियामेंट मेक्स लॉ इट ओवरराइड्स व्हाट द लॉ विद रिगार्ड्स टू द स्टेट वाज। तीसरा चीज, सेंटर लिस्ट में ज्यादा आइटम्स है। सेंट्रल लिस्ट जिसपे यूनियन पार्लियामेंट कानून बनाता है उसमें ज्यादा सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट्स ज्यादा है, प्लस सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स उसी में। डिफेंस पे बनाना हो, इकोनॉमी में बनाना हो, आपका एटॉमिक एनर्जी पे बनाना हो, सारे पे कानून पार्लियामेंट ही बनाता है। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना हो पार्लियामेंट बनाएगा, स्टेट को तोड़ना हो पार्लियामेंट बनाएगा आर्टिकल 3 के अंतर्गत। सारा मेन चीज सेंट्रल लिस्ट में, यूनियन लिस्ट में। तो ये आपका एक तरीके से हम लोग देखें तो यूनिटरी फीचर है, ठीक है। तो मोर नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स आर आल्सो देयर एंड ऑल द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स आर आल्सो देयर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए अभी आप फिर स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। देखिए आप लॉयर की तरह सोचिए, आप एक पार्टी को जब डिफेंड कर रहे हैं तो उसके प्लस और माइनस को देखिए, जब दूसरे पार्टी को डिफेंड कर रहे हैं तो उसके प्लस और माइनस को देखिए, डिफेंड कीजिए। यहां पे अभी बात हो रही है कि फेडरल कैसे है तो फेडरल के बारे में बात करेंगे, यूनिटरी कैसे है तो यूनिटरी के बारे में बात करेंगे। वहां पे हमने लिखा कि कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है, अभी हम लोग लिख रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल है। तो आप स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए ना कि अगर सेंटर चाहे तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है। हम लोगों ने लगभग 120 बार अमेंड भी कर दिया है, ठीक है। डिफिकल्ट है पर इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, अगर सेंटर पावर में है तो कर सकता है। दैट मीन्स स्टेट का जो नेचर है वो चेंज हो सकता है। दैट मीन्स फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नंबर 5, स्टेट्स आर डिस्ट्रक्टिबल। स्टेट्स को तोड़ा जा सकता है अंडर आर्टिकल 3, है ना। स्टेट्स कैन बी ब्रोकन डाउन। नंबर 6, राज्यसभा में इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स नहीं है। मतलब क्या, राज्यसभा में जो स्टेट्स जा रहे हैं, मान लीजिए आपका उड़ीसा है, यूपी है, ये सबके मेंबर्स राज्यसभा में भी होंगे, इसी आपके मेंबर्स लोकसभा में भी होंगे। तो ये डिपेंड करेगा आपके स्टेट के पॉपुलेशन पे, आपके स्टेट के साइज पर। तो मान लीजिए अगर यूपी आपके उड़ीसा से 10 गुना ज्यादा बड़ा है, या पॉपुलेशन उसकी 10 ज्यादा है, तो उड़ीसा से अगर 2 जा रहे हैं एमपीज तो यहां से 20 जाएंगे। समझ रहे? इक्वल रिप्रेजेंटेशन, यही कारण है कि मणिपुर में आग लग भी रहा है तो उसके बारे में कोई आवाज नहीं उठा रहा है।
यही अगर ये दिल्ली होता या कोई आसपास हरियाणा होता तो पूरा नेशनल न्यूज में का हिस्सा बन रहा होता। एंड पीपल आर नॉट देयर टू कंसर्न अबाउट इट। हर साल असम में फ्लड आता है, कोई बात नहीं करता है। मणिपुर, नागालैंड में चीजें होती हैं, कोई नहीं ध्यान देता है। तो रिप्रेजेंटेशन की कमी है। तो ऐसे क्या होता है, ये सारे स्टेट्स एलिनेटेड फील करते हैं कि हम पार्ट हैं। आप सिर्फ नॉर्थ ईस्ट बोल करके निकल जाते हो, हमारी अपनी खुद की भी आइडेंटिटी है, वी हैव गॉट आवर ओन आइडेंटिटी। तो इक्वल रिप्रेजेंटेशन स्टेट्स का नहीं है। जबकि आप चले जाओ यूएस में, तो यूएस के जितने भी स्टेट्स हैं, उन सारे स्टेट्स में अगर आप देखोगे तो उनका अपना खुद का भी कॉन्स्टिट्यूशन है, सबका। उनका खुद का फ्लैग भी है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन भी है। हम लोग देखते हैं कि वो तोड़ा भी नहीं जा सकता उनको। जैसे आप बिहार को बिहार और झारखंड में तोड़ सकते हैं, वहां पे उसके स्टेट को आप नहीं तोड़ सकते हैं। तो रियल सेंस में फेडरल सिस्टम जो एग्जिस्ट कर रहा है ना, वो यूएस में कर रहा है। क्यों? क्योंकि स्टेट को ये एश्योरेंस है कि उनकी अपनी आइडेंटिटी भी इंटैक्ट रहेगी। आपको सिटीजनशिप उनके स्टेट्स का भी मिलता है और यूएस का भी सिटीजनशिप मिलता है। इंडिया में एक यूनिफाइंग सिटीजनशिप है कि आप इंडिया के सिटीजन है, विच इज अ गुड व्हेन इट कम्स टू इनकलकेटिंग द ब्रदरहुड फीलिंग कि हम लोग सारे इंडियंस हैं। पर आप फेडरल एस्पेक्ट पे देखेंगे तो इट इज कॉम्प्रोमाइज्ड। नहीं समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? फिर से समझाता हूं, आराम से फिर समझने की कोशिश करते हैं। इंडिया का जो सेटअप है वो कैसा है वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा एक यूनियन है और एक स्टेट है। ये स्टेट आप मान के चलिए आपका उड़ीसा है, ये यूनियन जो सेंटर में है वो समझिए। इंडिया का जो रिलेशन है ना, जब हम कहते हैं कि इंडिया एक फेडरल सेटअप है, इंडिया एक फेडरल सेटअप है, तो हम लोग बात कर रहे होते हैं कि ये नेचर ऑफ रिलेशन क्या है इस यूनियन और स्टेट के बीच। अगर आप फेडरल बोल रहे हैं और रियल सेंस में ये फेडरल है, तो इस स्टेट की अपनी एक आइडेंटिटी होनी चाहिए और इस स्टेट को ये एश्योरेंस देना चाहिए। और ये एश्योरेंस कौन देगा? कॉन्स्टिट्यूशन। कि भाई अगर तुम आते हो और मिल करके हम लोग एक यूनियन बनाते हैं या मिल करके अगर हम लोग एक फेडरेशन बनाते हैं, तो योर आइडेंटिटी इज नॉट गोइंग टू बी कॉम्प्रोमाइज्ड विथ, योर रिप्रेजेंटेशन इज गोइंग टू बी ऑन द इक्वल फुटिंग, you are going to be given the same level of autonomy that you are expecting at this particular point of time. कल को आप ले जाते हैं, इसको तोड़ देते हैं, ब्रेक कर देते हैं, और ब्रेक आप यूनिलैटरली कर देते हैं। यूनियन आता है आर्टिकल 3 में, हम लोग पढ़ेंगे कि स्टेट को तोड़ सकते हैं, इसका नाम बदल सकते हैं, इसके साइज को आगे पीछे कर सकते हैं। तब तो ये स्टेट तो हो गया ना थ्रेटन। आप बोल करके लाए कि आप फेडरल हिस्सा का हिस्सा है और इसको आपने तोड़ दिया। तो तोड़ दिया, वो भी यूनिलैटरली तोड़ दिया, अपने यूनियन से ही तोड़ दिया, पार्लियामेंट से बना के कानून इसको तोड़ दिया। जैसे अभी तेलंगाना और आंध्र अलग हो गया, तो एक तरीके से फेडरल सेटअप नहीं है। अब आपका ये उड़ीसा है, आप ये सेंटर पे जाकर के आपके 2 एमएलए 2 एमपी हैं, यही यूपी में जाकर के 20 एमपी हैं, तो ये ज्यादा आवाज उठाएगा जाकर के सेंटर में, आपकी आवाज उतनी नहीं उठेगी। योर इश्यूज आर नॉट गोइंग टू बी एड्रेस्ड। आपकी अपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की क्षमता नहीं है कुछ। आप भारत का एक संविधान होगा, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। आपका अपना कोई फ्लैग नहीं होगा, भारत का जो अपना एक फ्लैग है वो आप करेगा। ठीक है, नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, ब्रदरहुड फ्रेटर्निटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो जरूरी भी है, क्योंकि अगर हम लोग सबको अपना अलग अलग झंडा, अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने दे देंगे तो सब में एक फीलिंग ऑफ रीजनलिज्म भी आने का खतरा है। आई एम नॉट डिनाइंग दैट, पर मैं सिर्फ थियोरिटिकली एक फेडरल सेटअप कैसा होता है उसकी बात कर रहा हूं। इंडिया का जो नेचर है वो अलग है जो यूएस में एग्जिस्ट कर रहा है। यूएस में क्या है? हर एक स्टेट का अपना संविधान है, हर एक स्टेट का अपना झंडा है, हर एक स्टेट अपना कानून बना सकता है अलग से इन द गिवन डोमेन। कैलिफोर्निया में अगर कुछ ड्रग लॉ है तो वो एग्जिस्ट नहीं करता है दूसरे में। गन लॉ अगर डेट्रॉइट में है तो कहीं दूसरे, मिशिगन में है तो कहीं दूसरी जगह नहीं एग्जिस्ट करता, वो हो सकता है अलग हो। इंडिया में ऐसा नहीं है, और इंडिया में सेंटर के पास ज्यादा पावर है। इसीलिए इंडिया रियल सेंस में फेडरल सेटअप नहीं है। इंडिया कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं उसमें यूनिटरी टेंडेंसीज भी है। इंडिया में एक यूनिफॉर्म सिटीजनशिप है,
अलग अलग सिटीजनशिप नहीं है। यूएस में जाओगे तो हर एक स्टेट का भी अलग सिटीजनशिप है। गेटिंग द पॉइंट? समझ में आ रहा है? मैं फेडरल स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इमरजेंसी प्रोविजंस। नेक्स्ट इसी में लिखिए इमरजेंसी प्रोविजंस। इमरजेंसी प्रोविजंस में आप स्टेट पे लगा सकते हैं प्रेसिडेंट रूल, नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। तो फिर स्टेट इज एट लॉस, स्टेट इज एट लॉस। समझ में आ रहा है आपको? नहीं समझ में आ रहा है? कुछ भी डाउट हो पूछ लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, वीटो ऑन स्टेट बिल्स। गवर्नर जाकर के स्टेट बिल पे वीटो डाल देता है। वीटो ऑन स्टेट बिल्स। वीटो ऑन स्टेट बिल्स। और लास्ट पॉइंट लिखिए अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। लास्ट पॉइंट लिखिए अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। अब 1 मिनट लीजिए, सारे को एक बार फिर से रीड कीजिए और समझने का कोशिश कीजिए। इज इट मेकिंग सेंस टू यू गाइज? इज इट मेकिंग सेंस? मैं क्या बोलना चाह रहा हूं और जो बताना चाह रहा हूं वो आप समझ पाए कि नहीं, या कोई डाउट है तो मेरे को बताइए। 1 मिनट में आसानी से आप समझिए कि क्या हो रहा है। जी नहीं, बात ज्यादा सब्जेक्ट और कम सब्जेक्ट की नहीं है। बात यह है कि जिसके पास जो भी है, जो दिया गया है, आपका जो अधिकार है, मैंने आपको मेरे पास 10 राइट्स थे, मैंने आपको 4 राइट्स दिए, 6 मेरे पास, पर मैं आपसे वो 4 राइट्स फिर कोई ना कोई रीजन बना करके खींच लूंगा तो आपके साथ वो ज्यादती है। हो सकता है मैं बड़ा भाई हूं, हो सकता है या कोई ऐसा कारण हो कि मेरा 60% शेयर हो, लेकिन आपके पास 40% भी है तो आपका 40% इंटैक्ट रहेगा। इसका आपको एश्योरेंस मिलना चाहिए, है ना। वो एश्योरेंस यहां पे नहीं है, और वो एश्योरेंस नहीं होने की वजह से जो रियल फेडरल सेटअप होना चाहिए वो नहीं है। इट इज हैविंग यूनिटरी टेंडेंसीज एंड दैट इज व्हाई दिस होल सेटअप हैज बीन रेफर्ड टू एज क्वाजी फेडरल। बिल्कुल, ये पॉइंट भी हो सकता है, ठीक है। मैं बस आपको एक आइडिया दे रहा हूं कि ये सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है, क्वाजी फेडरल सेटअप एग्जिस्ट कर रहा है। तो अब सवाल उठता है कि भाई फेडरेशन किसको कहते हैं? फेडरेशन उसी को कहते हैं जिसमें कि ये सारी चीजें ऐसे लाइंड अप हो कि नीचे वाला बंदा अपने उसको एश्योरेंस मिले, पहला चीज। और फेडरेशन उसको कहते हैं कि 2 मॉडल फॉलो होता है फेडरेशन का, जो बता रहा हूं आराम से, बस ये इसको थोड़ा सा समझेंगे। एक अमेरिकन मॉडल होता है और एक कनेडियन मॉडल होता है। जैसे ये जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है ना, उसमें क्या है, छोटे छोटे जो स्टेट्स हैं वो सब साथ में आए, सबकी अपनी यूनिक आइडेंटिटी थी, इसलिए इसका नाम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। यानी ये सारे छोटे छोटे स्टेट्स थे जो मिलिटरीली इंडिपेंडेंटली वीक थे। उन लोगों ने बोला कि चलो हम लोग साथ आते हैं, साथ मिलकर के एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनाते हैं, पर मेरी अपनी आइडेंटिटी को तुम, यू आर नॉट गोइंग टू hamper that identity. You are going to assure me that whatever commitments you are making to me is going to be intact. Then we are going to come together and we are going to be a part of it. But I will not have the right of secession. मैं हटूंगा भी नहीं। हम लोग जो मिल करके काम कर रहे हैं, कोई कॉन्फेडरेशन नहीं बना रहे हैं, हम लोग मिलकर एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बना रहे हैं। मेरा बस एक ही तुमसे डिमांड है कि मेरी आइडेंटिटी इंटैक्ट रहनी चाहिए। मतलब मान लो कि तुम सारे 10 लोग आए और आकर के एक कंपनी बना रहे, सारे 10 दोस्त हैं, सारे आ रहे हैं और दोस्त आने से पहले बोल रहे यार देखो मैं आ रहा हूं, तुम मुझे अश्योर करोगे कि तुम बीच में मेरे को हटा नहीं दोगे, या मैं कहीं और नहीं तो तुम भी बोल रहे हो कि नहीं तुम भी कहीं नहीं जाओगे, साथ में काम करेंगे, एक यूनिट बनकर के काम करेंगे और ये कंपनी को बनाएंगे। तो सबकी आइडेंटिटी अपनी जगह इंटैक्ट है, सबकी अपनी अपनी आइडेंटिटी है और ये मिल करके बना रहे हैं और सिसीड नहीं कर सकते। ये अमेरिकन मॉडल है, वेरिन दे आर कमिंग टुगेदर थ्रू द वे ऑफ इंटीग्रेशन। और दूसरा है कनेडियन मॉडल, और ये आने से पहले इनकी अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी भी है।
जबकि कनेडियन मॉडल में देखो तो पहले एक बड़ी कंट्री थी जो कि ब्रिटिशर्स के अंदर थे, और वो लोग इसको छोटे छोटे प्रोविंसेस में डिवाइड कर दिए, तो ये एक जो बन रहा है फेडरेशन, वो इट इज कमिंग थ्रू डिसइंटीग्रेशन। ये थ्रू इंटीग्रेशन बन रहा है, अलग अलग छोटे छोटे कंट्रीज आए और सामने मिलकर के यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बना दिए। ये कनाडा का मॉडल जो पहले ही से इतना बड़ा सा कंट्री था, उसमें अलग अलग छोटे छोटे प्रोविंसेस बना दिए गए, और एक तरीके से ये थ्रू एनी कोई अग्रीमेंट नहीं है, ये ब्रिटिशर्स ने बना दिया ऐसा। इंडिया के केस में भी ये है, इंडिया इज मोर टिल्टेड टुवर्ड्स कनेडियन मॉडल, जहां पे हम लोग देखते हैं कि इंडिया इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एनी अग्रीमेंट, अमंग द डिफरेंट स्टेट्स। और दूसरा ये है, नो स्टेट हैज द राइट टू सेसीड द यूनियन। इंडिया में भी कोई भी स्टेट अपने आप छोड़ करके नहीं जा सकता। यही कारण है कि हम लोग उसको रियल सेंस में फेडरेशन नहीं बोलते हैं, हम लोग उसको बोलते हैं यूनियन ऑफ स्टेट्स। क्योंकि अगर फेडरेशन होता तो दोनों सारी कंट्रीज के बीच में, ये सारे छोटे स्टेट्स का सबसे पहले तो जो स्टेटस है, राइट्स, वो इक्वली प्लेस्ड होता, ये वो जो आइडेंटिटी है वो मेंटेन रहता, और वो किसी एग्रीमेंट के थ्रू साथ में आते। पर ऐसा हुआ नहीं, कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, जबरदस्ती भी लाया गया है सबको। क्योंकि अगर जबरदस्ती नहीं लाया जाता तो पहले प्रिंसली स्टेट से सब अलग अलग हो जाते, इंडिया 600 हिस्से में टूट जाता। और ऐसा तो है नहीं कि प्रिंसली स्टेट्स आकर के बोल दिए हाँ हाँ ठीक है हम आ जाएंगे, उनको जबरदस्ती लाया गया है। तो इट्स नॉट बिकॉज ऑफ अग्रीमेंट, समझ रहे हो। इंडिया, मैं फिर से एक बार और एक्सप्लेन कर रहा हूं। या देखो, व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ इंडिया? देयर वर प्रिंसली स्टेट्स, देयर वर ब्रिटिश प्रोविंसेस, देयर वर गवर्नर जनरल चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस, छोटे छोटे हिस्सों में था। प्रिंसली स्टेट्स को यह ऑप्शन दिया गया था शुरू में कि तुमको इंडिया जाना है, पाकिस्तान जाना है, या अकेले रहना है, खुद डिसाइड कर लो। तो कोई भी राजा रजवाड़ा होगा वो तो अकेले रहना चाहेगा ना भाई, क्यों जाएगा इंडिया में, क्यों जाएगा पाकिस्तान में। पर बाद में इसको चेंज कर दिया गया, इट वॉज चेंज लेटर ऑन। उसके पास ये ऑप्शन नहीं था कि तुम इंडिया में जाओगे या पाकिस्तान में जाओगे या अकेले जाओगे। तुम इंडिया या पाकिस्तान में से एक में जाओगे, तुम्हारे पास अकेले जाने का कोई ऑप्शन नहीं है। और तुम जिस कंट्री के भी पास हो तुमको उधर ही जाना पड़ेगा। जोग्राफिकल कंटिग्विटी, यानी अगर हैदराबाद इंडिया में है तो हैदराबाद पाकिस्तान नहीं जा सकता। हैदराबाद हैड गिवन द ऑप्शन, पहले तो हैदराबाद वाज नॉट रेडी टू गो टू हैदराबाद, जम्मू कश्मीर और जूनागढ़, 3 प्रिंसली स्टेट्स स्टेट टिल द वेरी लास्ट। और हैदराबाद वाज नॉट गिविंग अप, बोला कि देंगे ही नहीं, हमको रहना, अपना अलग आइडेंटिटी रखना है, वांट टू बी द प्रिंसली स्टेट्स। फाइनली जब बात नहीं बना तो वो बोला कि ठीक है मेरे को पाकिस्तान जाना है। तो पाकिस्तान तुम जाओगे कैसे, तुम तो इधर हो, पाकिस्तान उधर है। तो वो बोला मेरे को रोड बना करके दो जो कि तेलंगाना से होते हुए, एमपी से होते हुए, राजस्थान से होते हुए पाकिस्तान जाएगा। तो ऑफ कोर्स वो पॉसिबल था नहीं, तो ऑप्शन एक ही था, या तो इंडिया रहो या पाकिस्तान, और जोग्राफिकल कंटिग्विटी वाला ऑप्शन भी था। तो दे हैड टू बी हियर, दैट मींस दे डिड नॉट कम टुगेदर थ्रू एनी एग्रीमेंट, फोर्स कोर्जन यूज करके उनको लाया गया है। दैट इज व्हाई दे हैव बिकम द पार्ट ऑफ इंडिया। और फेडरेशन में जब आप बनते हैं तो अग्रीमेंट के थ्रू बनते हैं। फेडरेशन अमेरिकन मॉडल क्या है, सारे छोटे छोटे स्टेट्स साथ में आए, थ्रू एन अग्रीमेंट आए। क्योंकि फेडरेशन जो वर्ड है ना, वो वर्ड आता है फीडस, FOEDUS, फीडस से, एंड फीडस मींस अग्रीमेंट और ट्रीटी। ये जो फेडरेशन वर्ड है ना, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग ये पार्ट पढ़ रहे हैं कि इंडिया फेडरेशन क्यों नहीं है। तो सबसे पहले फेडरेशन क्या है ये तो पता चले। फेडरेशन वर्ड कम्स फ्रॉम द वर्ड फीडस, एंड फीडस मींस व्हाट, ट्रीटी और अग्रीमेंट। यूएस के केस में देयर इज एन अग्रीमेंट, देयर इज अ ट्रीटी, देयर इज अ विलिंगनेस ऑफ द स्मॉलर स्टेट्स हु वांटेड टू कम टुगेदर and form a larger United States. In India, there is no treaty, there is no agreement. So it cannot be a federation. Also, federation means something which is federal in structure. India mein it's more tilted towards the unitary. It is not truly federal in shape. So India cannot be a federation.
Ideally, it is referred to as a federal setup. Theoretically, it is referred to as a federal setup. And that is why Mr. B.R. Ambedkar very specifically used the word that India, that is Bharat, is a union of states and not a federation. यही आपका आर्टिकल 1 कहता है. समझ में आया? किसी को डाउट है क्या? कोई डाउट मत रखो यार. फेडरेशन को समझो क्या है. फेडरेशन मीन्स फीडस. फीडस मीन्स ट्रीटी और अग्रीमेंट. अग्रीमेंट है ही नहीं इंडिया के केस में. क्यों नहीं है? क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स और बाकी सब जबरदस्ती लाए गए हैं. फोर्स प्रेशर करके लाया गया है. दैट इज व्हाई वी फाइंड दैट दे आर नॉट. उसको बस लिख लो जल्दी से. ठीक है. नेक्स्ट लिखो. द टर्म फेडरेशन इज डिराइव्ड. द टर्म फेडरेशन इज डिराइव्ड from the word feudus, F-O-E-D-U-S, feudus, which means treaty or agreement. Which means treaty or agreement. Next point लिखिए. A federation can be formed in two ways. A federation can be formed in two ways. Number one, integration. Example, USA. USA, wherein a number of independent states, came together and formed big and strong union. Big and strong union which has been formed by a voluntary agreement. Voluntary agreement between the states. Next लिखिए. Another model, number 2, another model is way of disintegration. That is Canada model. Where provinces मतलब state, where provinces had no separate or independent existence, where the provinces had no separate or independent existence, and union इसको अंडरलाइन कीजिएगा. And union was imposed on them. Therefore, there was no voluntary agreement. Therefore, there was no voluntary agreement. India resembles this second model. India resembles this second model because it has not been formed
because of any agreement. It has not been formed as a result of any agreement. अब जैसे तुम देखो इंडिया और जम्मू एंड कश्मीर का जो रिलेशन था पहले 370 हटने से पहले, है ना, they could form their own constitution, they had the right to do that, they had their own flag, they had their own autonomy in terms of their existence. In real sense that is a federal setup. In real sense, बात समझ रहे हो कि उसको उसकी टेरिटरी को तुम चेंज नहीं कर सकते थे, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ा 370 हटाने के लिए. बट जैसा जम्मू एंड कश्मीर, जैसे कोई भी आप कानून पढ़ते हो तो नहीं पढ़ते थे कि एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर सब जगह वैलिड है. दिस वाज व्हाट द केस वाज. इन रियल सेंस जैसे जो इंडिया और जम्मू एंड कश्मीर का जो रिलेशन है ना, वही आपका होता है एक फेडरल सेटअप में, जो कि यूएस में है. यूएस में वैसे ही जैसे इंडिया और जम्मू एंड कश्मीर का था पहले. गेटिंग द पॉइंट. आपके खुद की अपना आप स्टेट को तोड़ नहीं सकते हो, आपके अपना खुद का फ्लैग है, आपका खुद का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है. ये और बात है कि ऐसा करने से एक फीलिंग, अब जैसे जम्मू एंड कश्मीर वाले लोगों को अपने एक इंटरनल फीलिंग होता है कि भाई वी आर कश्मीरीज, वी आर जम्मू एंड फ्रॉम जम्मू, है ना, वो फीलिंग आ जाता है. उसी को अवॉइड करने के लिए इंडिया ने एक सिंगल सिटीजनशिप का मैकेनिज्म रखा था, क्योंकि हर कोई अगर ये रीजनल फीलिंग से ग्रो करने लगा तो इंडिया तो टूट जाएगा हर हिस्सों में. और हम लोग देखेंगे कि कैसे रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट जब चल रहा था, when the reorganization of state had started, everybody was demanding a new state. Everybody was demanding a new state कि हमें आंध्रा दो, हमें ये दो, वो दो, सब बना भी बाद में. तो नेहरू was very certain of the fact कि अभी हम लोग पार्टीशन से होकर के गुजरे हैं. अभी एक कंट्री पाकिस्तान बन गई है, अभी एक इंडिया और पाकिस्तान अलग हुआ. अब सारे स्टेट्स, एक फ्रॉम मद्रास टू कश्मीर, if everybody starts demanding their own states, the whole India is going to be again fragmented. इसलिए इंडिया ने सिंगल सिटीजनशिप रखा, इसलिए इंडिया ने ये यूनियन ऑफ इंडिया रखा, फेडरेशन नहीं रखा. इसीलिए इंडिया ने यूनिटरी मॉडल रखा कि जहां जरूरत पड़े क्वाजी फेडरल मॉडल रखो, सेंटर के पास ये पावर होगा कि वो तुरंत इमरजेंसी लगाएगा और सिचुएशन को कंट्रोल कर लेगा. समझ में आ रहा है बात? तो नाउ यू गॉट द पॉइंट कि व्हाई इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट एंड इट इज नॉट अ फेडरेशन. Because India is not the result of agreement among the different states and no state has the right to secede the union. India में भी किसी के पास ये अधिकार नहीं है कि वो उसको छोड़ करके बाहर जा सके, क्योंकि ट्रीटी ही नहीं साइन हुआ है. इंडिया ने इसको जबरदस्ती सबको लाया, तो छोड़ करके आप नहीं जा सकते. Hence, word the union of states represent unity and integrity of India. तो ये चीजें, इसलिए इंडिया को हम लोग कहते हैं indestructible union. पूरा जो यूनियन है ना, उसको तुम तोड़ नहीं सकते हो. Of destructible states, states को तोड़ सकते हो, स्टेट्स को तुम अलग कर सकते हो. पर यूएस का क्या है? इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स. यूनियन को भी नहीं तोड़ सकते, स्टेट्स को भी नहीं तोड़ सकते. पर इंडिया में तुम यूनियन को नहीं तोड़ सकते, स्टेट्स को तोड़ सकते हो. बात समझ में आई? यही आपका आर्टिकल 1 कहता है. ये बेसिक है, इसको याद रखना. अब आपको रिलेट करने में आसानी होगा. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग. फिर अब थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करेंगे. उसके बाद फ्लो करेगा आइडिया. इस पे थोड़ा सा टाइम देकर के हम लोग वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. द आइडियाज विल फ्लो वंस वी हैव अ सॉलिड ग्रिप ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स. ठीक है, किसी को कोई डाउट? क्या गवर्नर क्या करता है ना, गवर्नर तो भेजा हुआ है, सेंटर का बंदा है. वो तुम बिल पास कर दिए विधानसभा से, गवर्नर तुम्हारा होल्ड को पास नहीं कर रहा है, एसेंट नहीं दे रहा है, वो अपने जेब में रख लेगा, जेब, हाँ, रिजर्व कर लेगा, या रिजर्व करके भेज देगा प्रेसिडेंट के पास. जाओ बोलो मेरे हाथ में अब कुछ है ही नहीं, प्रेसिडेंट से बात करो. तो एजेंट हो गया कि नहीं? तो तुम सोच रहे हो कि दे दो भाई दे दो, फिर वापस आ रहा है, प्रेसिडेंट बोला ठीक है दे दो, फिर तुम पास करके फिर भेज रहे हो गवर्नर के पास, गवर्नर फिर प्रेसिडेंट के पास भेज दे रहा है. ये गेम चल रहा है ऊपर से नीचे तक. देखो स्टेट बिल है, आया मेरे पास, मैं गवर्नर हूं, मैंने तुमको गवर्नर हूं और तुमको मैंने वापस भेज दिया वो बिल कि देखो इसको रिकंसिडर करो. फिर तुम मुझे भेजोगे ना तो मुझे साइन करना पड़ेगा. एक बार भेज दिया मैंने, तुम वापस भेज रहे हो, फिर मुझे साइन करना पड़ेगा. पर अगर तुमने मुझे भेजा और मुझे साइन नहीं करना है, क्यों नहीं करना है? ऊपर से ऑर्डर है कि नहीं करना है इसका साइन, क्योंकि दोनों हम लोग अलग अलग पार्टी से हैं. ठीक है, तो ऐसा करो,
तुम मेरे को भेज दो, प्रेसिडेंट को भेज दो, प्रेसिडेंट को मैंने बता दिया है, ऐसा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यूनियन वाला बोलेगा, ठीक है। तो वो भेज देगा प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट के पास रखा हुआ है, और गवर्नर से पूछ रहा है सीएम की भाई आपको बिल भेजा था, वो तो प्रेसिडेंट के पास, एक बार प्रेसिडेंट के पास चला गया मतलब अब गवर्नर का रोल खत्म। तो प्रेसिडेंट का है कि वो उसको रखे, कैंसिल करे, जो करना है करे, पर वापस भी भेज सकता है, उसको थोड़ा सा और टाइम पास करना है थोड़ा, तो वो वापस भेजेगा, फिर वापस आएगा तो ये लोग फिर खुशी खुशी जल्दी से फिर उसको पास करवाएगा, हाँ चलो वापस पास करते हैं, फिर गया, फिर प्रेसिडेंट अपने पास रख लिया। तो ये गेम चलता रहेगा ऊपर से नीचे तक। तो इसका मतलब गवर्नर को यूज करके तुम क्या कर रहे हो, स्टेट के साथ मजाक कर रहे हो, है ना। तो स्टेट को तुमने वादा किया था कि हम लोग एक फेडरल सेटअप बनाएंगे, वो बनाकर दे नहीं रहे हो, उसको रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा में उतना है नहीं, उसके पॉपुलेशन पे बेस कर दिए हो, उसका बिल को तुम रिजर्व करके रख लेते हो, उसको तोड़ देते हो, आर्टिकल 3 के नाम पे नाम चेंज कर देते हो, पूछते भी नहीं हो उससे, देखेंगे हम लोग, उससे पूछेगा भी नहीं, उसको बोल देगा ठीक है जरा बताओ कि तुमको करवाना तोड़वाना है कि नहीं अपना स्टेट, तो वो ऑफकोर्स बोलेगा कि नहीं तोड़वाना है, अच्छा ठीक है, इट डज नॉट मैटर, आई वाज जस्ट प्लेइंग, ठीक है, और फिर वो अपना लोकसभा राज्यसभा से पास करवा करके मजाक करेगा उसके साथ। तो ऐसे में स्टेट सोचता है कि यार मैं क्यों, मेरा ऑटोनॉमी क्यों है, तब तो तुमने मजाक किया, हम लोग हैं ही नहीं फेडरल सेटअप, तुम तो यूनिटरी वाला काम कर रहे हो, एंड दैट इज व्हाई इंडिया इज नॉट रिगार्डेड एज अ फेडरेशन, इट इज रिगार्डेड एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। बात समझ में आया? दिस इज व्हाई 10 था, इनिशियली था कि इतना होगा, फिर उसको एक्सटेंड कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके, ठीक है। अब वो सब चीज ना, अफर्मेटिव एक्शंस को एक बार कुछ दे देते हो तो वापस नहीं ले सकते, बहुत मुश्किल होता है उसको। हाँ नहीं, तो कॉन्स्टिट्यूशन में हर चीज वो मेंशन नहीं कर सकते हैं ना, कॉन्स्टिट्यूशन तो एक जगह है, वो क्या करेगा ना, एक आर्टिकल में लिख देगा फॉर फर्दर डिटेल्स द पार्लियामेंट शुड मेक लॉ। मैंने एक ब्रॉडर फ्रेमवर्क दे दिया, सिटीजनशिप एक्ट में मैंने आपको ब्रॉडर फ्रेमवर्क दे दिया, अब मैं 1950 में जो सिटीजनशिप बना रहा हूं अभी 60 साल 70 साल के बाद क्या रहेगा, वो मैं कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे लिखूंगा, वो मैं एक आर्टिकल में ये लिख दूंगा कि फॉर फर्दर डिटेल्स द पार्लियामेंट शुड मेक लॉ, पार्लियामेंट फिर अपना करेगा काम। बिल्कुल सॉवरेन है यार, कहां पे सॉवरेन नहीं है। देखो आप उसको ऐसे बोल सकते हो कि जब आप वर्ल्ड पॉलिटिक्स में जाते हो तो मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म पे आपका इंगेजमेंट होता है, इंडिया यूएनओ का पार्ट है, इंडिया आईएमएफ का पार्ट है, इंडिया डब्ल्यूटीओ का पार्ट है, इंडिया यूनाइटेड नेशंस का पार्ट है। तो कई बार होता है ना, इन मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स को यूज करके बाहर जो पावरफुल कंट्रीज होती हैं वो मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है कि सरकार अपना ऐसा लॉ बनाए ताकि उसकी कंट्री को उसके कंट्री में एंट्रेंस मिल जाए थ्रू मार्केट, थ्रू अदर थिंग्स। तो कहीं ना कहीं पॉलिसीज इन्फ्लुएंस होती है मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म से। तो वही तो मैं कह रहा हूं आपसे, जब मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म पे आप जाते हैं, जब चीजों को करते हैं, तो प्रैक्टिकल लेवल पे तो आप आर्म ट्विस्ट करता ही है। आपको पैसा चाहिए, आपको मार्केट को लिबरलाइज करना है एलपीजी, तो आपके पास पैसा ही नहीं है ना, आपके बैंक में आपके पास पैसा नहीं है कि आप खर्च कर सकें उसको, रिजर्व्स में नहीं है आपके पैसा। तो मैं आपको जिस दिन दुनिया में ये सिंपल सा सूल जान लो, जो पैसा देता है किसी को भी, अगर आपकी माँ या पिता आपको पैसा देते तो उनके हिसाब से घर में रहना पड़ेगा, है ना। नहीं रहोगे तो फिर आपको वो सुनाएंगे। एक बार जब आप अलग हो जाते हैं, अपना कमाते हैं, तो फिर अपने हिसाब से काम करते हैं। गेटिंग द पॉइंट? whoever gives you the money has a say. Now when the US and UK through IMF is giving you the money, they will tell you open the market. India will have to open the market. India did open the market in 1991, but that was also for the own good of India also. पहले इंडिया प्रोटेक्शनिस्ट रिजिम फॉलो करती थी, फिर मार्केट खोली। तो पॉलिसीज का आर्म ट्विस्टिंग होता है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे। क्या कैसे सोवरेन नहीं? तो कौन सी? हाँ, ब्रिटिश पार्लियामेंट जैसा सोवरेन नहीं है, लेकिन हमारे कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी है, वहां पे पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी है। बट दैट डज नॉट मीन कि वहां के मैटर्स को आप जुडिशरी के पास नहीं ले जा सकते। वहां का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, है ना। वहां पे आपका पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी है।
अगर आप जाएंगे यूएस में तो वहां पे जुडिशियल सुप्रीमेसी है, जुडिशियल जितनी भी राइट्स है वहां पे ज्यादा, जुडिशरी का अमल दखल चीजों में ज्यादा है, या वेरी मच सोवरेन है। और कोई भी चीज को आपको करने से, सोवरेन सुप्रीम नहीं है, सोवरेन और सुप्रीम में फर्क है। आजाद तो है ही वो, पर कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी है, पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी नहीं है, पर सोवरेनिटी है। समझ में आया? दोनों वर्ड्स में फर्क है, सुप्रीमेसी एंड सोवरेनिटी में डिफरेंस है, डोंट गेट कंफ्यूज, ठीक है।